हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। तो स्टूडेंट्स, आप में से वो सारे लोग जो नबार्ड ग्रेड ए के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं 2025 साइकिल के लिए, लेकिन जो वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं, जिनके पास एक फुल टाइम जॉब है और जो पूरा टाइम नबार्ड की प्रिपरेशन को नहीं दे सकते, अपने डेली आवर्स में से सिर्फ अराउंड 4 आवर्स 5 आवर्स ही वो अपनी पढ़ाई को डिवोट कर सकते हैं, तो आप सारे एस्पिरेंट्स के लिए हमारी ये आज की वीडियो है। तो इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप अपकमिंग नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। आई अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि अभी तक नोटिफिकेशन जो है वो नहीं आई है, बट लेट मी टेल यू कि जो एग्जाम की डेट हमें एक्सपेक्टेड पता थी, दैट वाज 20th of December लास्ट ईयर। जब नोटिफिकेशन आया था, हमारा एग्जाम था 1st of September को, और जो नोटिफिकेशन आया था दैट वाज ऑन 1st of August। सो एग्जैक्टली एक महीने पहले नोटिफिकेशन आया था। तो अगर 20th of December को हमारा एग्जाम है, तो 20th of November तक भी हमारी नोटिफिकेशन जो है वो आ सकती है, राइट। तो मैं यहाँ पर आपसे यही कहूंगी कि आप इस वक्त इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस मत करिए। ऑफ कोर्स आई कंप्लीटली अग्री विद यू कि नोटिफिकेशन की टेंशन होती है, नोटिफिकेशन को लेके डर लगता ही लगता है, और ये चीज भी होती है कि पता नहीं आया तो क्या होगा, ठीक है। बट अगर आप इस एग्जाम को सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हो, तो इस वक्त आपका फोकस जो है वो नोटिफिकेशन पे ना होकर इस बात पर होना चाहिए कि तैयारी किस तरीके से करी जा सकती है। फोकसिंग ऑन दिस सेम थिंग। तो आप में से वो सारे लोग जो अपनी जॉब के साथ इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो इस पूरे वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो अभी हमारे पास रिमेनिंग टाइम है, हम अपने दिमाग में 20th of December को ही लेकर के चलेंगे कि यही हमारी एग्जाम डेट है, और इसी के अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे कि अपकमिंग टाइम के लिए आप किस तरीके से चीज़ों को प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से चीज़ों को शेड्यूल कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए इन वट एवर टाइम यू आर गेटिंग अलॉन्ग विद योर जॉब, ठीक है। ऑन दैट नोट लेट अस बिगिन। बट बिफोर आई स्टार्ट, तो स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। इसके अंदर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डिकोडेड सिलेबस, कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो चाहिए होती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पर आपको मिल जाएगी इस गाइड बुक के अंदर। इस गाइड बुक को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां जाकर के आप इस गाइड बुक को डाउनलोड कर सकते हो। इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। ऑन दैट नोट लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो फेज 1 एग्जाम है उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम फेज 1 और फेज 2 दोनों की तैयारी को अपने दिमाग में रखते हुए चलेंगे, ताकि अगर आप फेज 1 क्लियर कर भी जाते हो तो आपको जो फेज 2 है उसके लिए आप कितना प्रिपेयर्ड रहोगे, उस टाइम पे कैसे कैसे चीजों को टैकल करना है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं पैटर्न ऑफ फेज 1 की बात करती हूँ, तो यहाँ पर आप देखो हमसे ना 8 कंपोनेंट्स पूछे गए। तो ये जो पहले 5 आप देख रहे हो, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांट और डिसीजन मेकिंग, ये है नॉन मेरिट सेक्शन। इसका मतलब है यहाँ पर हमें केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है। और इसके बाद में जो जीए, ईएसआई और एआरडी, ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं, ये आते हैं हमारे मेरिट सेक्शन के अंदर। विच मींस इन 3 कंपोनेंट्स के लिए आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी है और ओवरऑल कट ऑफ जो है वो भी क्लियर करनी है, ठीक है। तो आई होप इसके साथ आपको पैटर्न तो समझ आ गया। अब इसी पैटर्न को देखते हुए पहले हम देखते हैं कि जो हमारा ये नॉन मेरिट सेक्शन है, जो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज और डिसीजन मेकिंग है, इसको कैसे टैकल करना है। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ, क्योंकि आप वर्किंग एस्पिरेंट हो, और जितना भी मैंने अभी तक स्टूडेंट से बात करी है, तो मेजरली जो वर्किंग एस्पिरेंट्स होते हैं वो या तो पोस्ट एमबीए कहीं जॉब कर रहे होते हैं, या फिर वो एसएससी क्लियर करके, आरआरबी एग्जाम्स क्लियर करके, आईबीपीएस, एएफओ एग्जाम क्लियर करके कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं। कहने का मतलब है कि उन्होंने क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सब्जेक्ट्स को एटलीस्ट कहीं ना कहीं पहले पढ़ा होता है। अगर आपने इस एग्जाम इन सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ा है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब सबसे आइडियल सिचुएशन वही होगी कि आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एटलीस्ट थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हो। अगर नहीं प्रिपेयर्ड है तो चीजें हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन अगर प्रिपेयर्ड है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब दूसरी बात कि अगर हम देखते हैं कि नॉन मेरिट सेक्शन में हमें कितनी मेहनत करनी है, तो उसके लिए आप सिर्फ इस सेक्शनल कट ऑफ पे फोकस कीजिए। अगर आप रीजनिंग को देखते हो तो यहाँ पे हमारी हाईएस्ट कट ऑफ 3.75 मार्क्स गई है। तो अगर इस 3.75 मार्क्स को देखा जाए तो आपका टारगेट स्कोर 7 to 8 मार्क्स होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम इंग्लिश को देखते हैं तो यहाँ पे आपकी हाईएस्ट कट ऑफ 12.50 गई है, ठीक है। तो यहाँ आपका टारगेट स्कोर जो है वो अराउंड 16 to 17 मार्क्स होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज में हमारी हाईएस्ट कट ऑफ 5 मार्क्स गई है, तो यहाँ पर आपका जो टारगेट स्कोर है दैट शुड बी अराउंड 8 to 9। सिमिलरली अगर मैं क्वांट की बात करूं तो यहाँ पर आपका टारगेट स्कोर अगेन 8 to 9 मार्क्स का होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग के अंदर अगर हमारी हाईएस्ट कट ऑफ 2 मार्क्स है, ठीक है, तो 4 to 5 मार्क्स का आप टारगेट लेके चल सकते हो। तो जो नॉन मेरिट सेक्शन है वहां पर आपको सिर्फ इसी टारगेट स्कोर को प्रिपेयर करना है, ठीक है।
ठीक है। पहली चीज तो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ, आई डोंट नो हाउ राइट आई एम ऑन माई पार्ट टू अज्यूम दिस थिंग, बट वॉट आई हैव एक्सपीरियंस्ड by talking to a lot of students, so I came to realize that most of the working aspirants, they are already well versed with the quant reasoning and English part, and that is why I am saying that right now either you are already prepared. If you are prepared, don't give any time to this section, but if you are someone who has not prepared quant reasoning and English, these are your target scores which you have to keep in mind, and keeping these target scores in mind, you only have to prepare the important topics, ठीक है। इन सारे subjects के around 6-7 important topics होंगे, आप सिर्फ उन्हीं topics को पढ़ के जाओ ताकि आपकी जो ये sectional cut off है ये clear हो जाए, इससे ज़्यादा आपको चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। सो आई होप जो नॉन मेरिट सेक्शन है उसकी सारी स्ट्रैटेजी आपको समझ आ गई होगी कि इसको हमें किस तरीके से डील करना है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश को लेके भी लॉन्ग लेंथ की भी वीडियो है, शॉर्ट्स भी हैं, तो आप प्लीज़ वहाँ से देख लेना, क्योंकि बार बार एक ही एक चीज़ को डिस्कस करने का इतना कोई फायदा नहीं है। उसके बाद में बात आती है हमारे जो मेरिट सेक्शन है उसकी, तो मेरिट सेक्शन के अंदर जो हमारा जीए है वो होगा 20 मार्क्स का, ESI 40 और ARD 40। तो इस पहले हम देखते हैं कि जो ARD है उसके अंदर आपको कैसे चीज़ों को प्लान करना है और कैसे चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज करना है। देखो स्टूडेंट्स, ARD के अंदर हमसे दो चीज़ें पूछी जाती हैं, स्टैटिक पूछा जाता है और करंट अफेयर्स पूछा जाता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ फेज 1 एग्जाम की, तो फेज 1 एग्जाम के अंदर आउट ऑफ 40 क्वेश्चन अराउंड 30 to 32 क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं हमारे स्टैटिक पार्ट से, और बाकी के जो रिमेनिंग 8 to 10 क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं करंट अफेयर्स के पार्ट के। लेकिन ARD के करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि केवल हमसे ARD के पार्ट में ही पूछे जाते हैं, वो हमसे ESI में भी पूछे जा सकते हैं, वो हमसे GA में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो ऑन एन एवरेज ARD के अराउंड 15 जो हमें करंट अफेयर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो पूरे पेपर के अंदर जो 100 मार्क्स का पेपर होता है उसमें लगभग 15 जो करंट अफेयर्स होंगे वो ARD से होंगे, और ARD स्टैटिक का जो पार्ट है वो 32 क्वेश्चंस का होता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इस एरियाज को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए, तो ऑफ कोर्स बात है कि जो हमारा फेज 1 है उसके लिए आपकी जो इंपॉर्टेंट जो आपका मेजर फोकस है वो आपका स्टैटिक पार्ट पे होना चाहिए, ठीक है। ऑफ कोर्स आपको करंट अफेयर्स भी करना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंस होगी, जो प्राइमरी फोकस होगा वो स्टैटिक पार्ट के ऊपर होगा। इसके बाद में अगर मैं आपको थोड़ा सा फेज 2 का भी बता दूं, तो फेज 2 के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो 15 क्वेश्चंस होंगे जो ARD से पूछे जाएंगे। यहां पर रेशियो जो होता है वो ऑलमोस्ट 1:1 का होता है, ठीक है। अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस जो थे 2024 के अंदर, सो 7 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम स्टैटिक एंड 8 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम करंट अफेयर्स, तो बराबर का सही मसला होता है। तो यहाँ पर भी आपको करंट अफेयर्स जो है वो कहीं ना कहीं पढ़ने हैं। तो जो प्रिपरेशन आप फेज 1 के लिए करोगे, ठीक है, स्टैटिक के टर्म्स में, करंट अफेयर्स के टर्म में, फेज 2 के अंदर भी वही सेम प्रिपरेशन जो है वो काम आ जाएगी इन 15 क्वेश्चंस के अंदर, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। लेकिन इसके बाद में आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट। अब डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ARD से। क्वेश्चंस जो होते हैं बेसिकली वो हमारे स्टैटिक टॉपिक से ही होते हैं, लेकिन स्टैटिक टॉपिक्स में भी अगर आपको एक 15 मार्कर क्वेश्चन लिखना है तो दैट हैज टू बी बैक्ड बाय सम डेटा, फैक्ट्स, रिपोर्ट्स, एग्जांपल्स, ठीक है। तो यहां पर आपको एक फॉर्डर मटेरियल जो है वो एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो आपने फेज 1 की तैयारी करी है उससे एक्स्ट्रा आपको एक फॉर्डर मटेरियल जो है वो यहां पर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर ये आप कर लेते हो तो आप फेज 1 और फेज 2 दोनों ही तरीके से ARD के लिए प्रिपेयर हो जाते हो, ठीक है। और एक सेइंग है कि ऑल द एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, ठीक है। तो अब इसके कहने का क्या मतलब है, बीच में ये अचानक से लाइन कहाँ से मार दी मैंने। देखो, इसके कहने का ये मतलब है कि ऑल्दो हमारा जो ARD पार्ट है उसमें अराउंड 18 to 20 चैप्टर्स होते हैं, लेकिन आउट ऑफ दीज 18 to 20 चैप्टर्स फ्रॉम बोथ दी फेज 1 एंड फेज 2 और इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव पार्ट, अराउंड 9 to 10 चैप्टर्स होते हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं फेज 1 की भी बात करती हूँ तो अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमें इन्हीं 9 to 10 चैप्टर्स से देखने को मिलते हैं, और सेम जो पैटर्न है वो फेज 2 में भी, डिस्क्रिप्टिव में भी हमें देखने को मिलता है। तो अब आपकी जो प्रायोरिटी है ARD को प्रिपेयर करने की, ठीक है, उसमें आपको इन 9 to 10 चैप्टर्स को पहले प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। अब आप पूछोगे कौन से चैप्टर्स हैं ये, सो हियर इज द लिस्ट ऑफ दोस 10 चैप्टर्स। इसके अंदर एग्रोनॉमी एंड फील्ड क्रॉप्स,
farming systems, soil and water conservation, plantation and horticulture crops, animal husbandry and poultry, fishery, forestry, agriculture extension, irrigation and water resources, seeds and sowing. ये जो 10 चैप्टर्स हैं ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जब आप इन चैप्टर्स को पढ़ रहे हो तो आपको इन्हें जो स्टैटिक पर्सपेक्टिव है या जो आपका ऑब्जेक्टिव जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे तो इनको पढ़ना ही पढ़ना है। बट हेयर आई विल रिक्वेस्ट यू कि चलो बाकी चैप्टर्स के लिए आप जो डिस्क्रिप्टिव का फॉर्डर मटेरियल है वो फेज 1 के बाद में प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन इन 10 चैप्टर्स के लिए प्रिपेयर द फॉर्डर मटेरियल राइट नाउ। आप अभी जब अपने फेज 1 की प्रिपरेशन करोगे, साथ के साथ जब आपने एक चैप्टर को पूरा स्टैटिक पर्सपेक्टिव से पढ़ लिया, उसका फॉर्डर मटेरियल भी आप वहीं पर प्रिपेयर कर लो, ठीक है। अब आप पूछोगे ये फॉर्डर मटेरियल क्या भला है और ये कैसे प्रिपेयर होगा। तो देखो, फॉर्डर मटेरियल प्रिपेयर करने के लिए बेसिकली अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पढ़ रहे हो, ठीक है। अब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का अगर आपको फॉर्डर मटेरियल बनाना है तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये इंडिया में इसकी क्या टाइमलाइन रही है, कब हमने लॉन्च किया, क्या क्या गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स इसमें रहे हैं, उन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के अंदर क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, उनका क्या आउटकम रहा है, क्या बेनिफिट रहा है, ठीक है। तो ये सारे पर्सपेक्टिव्स जो हैं या ये जो सारी चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए, और इन सब के जो आप नोट्स बना लोगे उसी को हम फॉर्डर मटेरियल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने हर एक टॉपिक के लिए इस तरीके से एक फॉर्डर मटेरियल बना के रखना है, ठीक है, ताकि जब आपका फेज 1 एग्जाम क्लियर हो तो एटलीस्ट ये 10 चैप्टर्स जो हैं ये आपके प्रिपेयर्ड हो, और ये 10 चैप्टर्स हमारे डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं राइट नाउ। तो अब आपको फिलहाल जब तक आपका फेज 1 एग्जाम आ रहा है, सो दिस इज व्हाट शुड बी योर प्रायोरिटी। आप पहले इन 10 चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे एआरडी को, उसके बाद में आप जाओगे और अपना इन्हीं 10 चैप्टर्स का फॉर्डर मटेरियल प्रिपेयर करोगे, ठीक है, हर एक चैप्टर का उसके साथ साथ फॉर्डर मटेरियल प्रिपेयर करोगे। वंस दिस इज डन, उसके बाद में आपके जो रिमेनिंग 9 to 10 चैप्टर्स हैं आप उसको प्रिपेयर करोगे। वहां पर फॉर्डर मटेरियल अभी मत प्रिपेयर करना, केवल आप जो स्टैटिक का पार्ट है या जो ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से आपको चीजें पढ़ने की जरूरत है आप वो पढ़ लेना, ठीक है। तो अब आपको नॉन मेरिट सेक्शन समझ में आ गया, आपको एआरडी का जो पार्ट है वो समझ में आ गया। अब आप पूछोगे मैम एआरडी के करंट अफेयर्स, तो वो मैं बताती हूँ, लेकिन एआरडी के करंट अफेयर्स बताने से पहले लेट्स टॉक अबाउट द ईएसआई। हम पूरा करंट अफेयर्स एक साथ ही देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नॉन मेरिट सेक्शन जो है ये डन हो गया, एआरडी जो है वो डन हो गया, ठीक है। अब हम ईएसआई की तरफ चलते हैं। तो देखो, अगर ईएसआई की बात करी जाए तो अगेन जैसा कि हमने एआरडी के लिए देखा था, तो चाहे फेज 1 हो या फेज 2 हो, ईएसआई के केस के अंदर करंट अफेयर्स की जो वेटेज होती है इट इज फार मोर देन द वेटेज ऑफ स्टैटिक, ठीक है। अगर मैं फेज 1 की बात करूं तो यहाँ पे आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस अराउंड 1 to 5 मार्क्स की ही स्टैटिक पार्ट हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अराउंड 35 to 40 मार्क्स का जो होता है हमारा फेज 1 के अंदर करंट अफेयर्स ही आता है। और सिमिलरली अगर मैं फेज 2 की भी बात करूं तो 5-6 नंबर का ही हमें जो स्टैटिक पार्ट है वो देखने को मिलता है। मेजरली जो है हमारा यहाँ पर फेज 2 के अंदर भी हमें करंट अफेयर्स ही है जो कि देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब इससे आपको ये तो समझ में आ गया कि ईएसआई के अंदर आपको करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करना है, स्टैटिक के ऊपर बहुत कम फोकस करना है, ठीक है। लेकिन अब कितना फोकस करें स्टैटिक के ऊपर और कितना ना प्रिपेयर करें, देखो इसके लिए मैं आपसे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपको कितनी इकोनॉमिक्स आती है, क्या आपको इन्फ्लेशन क्या होता है ये पता है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन आपको पता है, क्या आपको मॉनेटरी पॉलिसी पता है, क्या आपको फिस्कल पॉलिसी पता है, क्या आपको बजट का जो पूरा जो बजट हमारा चैप्टर होता है क्या उसके बारे में आपको पता है, व्हाट इज बजट, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स, एक्सपेंडिचर रिसीट्स, इन चीजों के बारे में पता है। अगर तो आपको इन चीजों के बारे में पता है, ठीक है, आपने पहले कहीं पढ़ रखी है या आपके नॉलेज में है, जो हमारा न्यूज़पेपर होता है उसको पढ़ पढ़ के ही आपको ये नॉलेज है, फिर तो मैं कहूंगी ईएसआई का स्टैटिक प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर नहीं पता है, ठीक है, तो भी अभी फिलहाल के लिए ईएसआई का स्टैटिक मत पढ़ो, क्योंकि फेज 1 के अंदर ईएसआई स्टैटिक नहीं आता है। अगर आपका फेज 1 क्लियर हो जाए तो उसके बाद में आप ईएसआई स्टैटिक के लिए ना मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक्स आती हैं 12th क्लास की, उसको पढ़ लेना, एनसीईआरटी, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी इनफ फॉर यू, ठीक है। तो राइट नाउ फेज 1 के लिए आपका सारा फोकस जो है ईएसआई के अंदर वो करंट अफेयर्स के ऊपर होना चाहिए। अब करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करती हूँ कि करंट अफेयर्स के अंदर हमसे क्या पूछा जाता है, क्या रेशियो रहता है चीजों का, तो यहाँ पर आप देखोगे कि करंट अफेयर्स के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो गवर्नमेंट स्कीम्स की है। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट वेटेज है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है ईएसआई करंट अफेयर्स की। जो थर्ड हाईएस्ट वेटेज है वो हमें देखने को मिलती है एआरडी के करंट अफेयर्स की, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि एआरडी के जो करंट अफेयर्स हैं वो हमें ईएसआई में भी देखने को मिलते हैं, वो हमें जीए में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है।
तो ये तीन हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल कर आ गए। तो इसके बेसिस पे जो करंट अफेयर्स का आपका प्रायोरिटी एरिया होगा वो इस तरीके से दिखेगा। सबसे पहले आपने गवर्नमेंट स्कीम्स को प्रिपेयर करना है, उसके बाद आपने ईएसआई के करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है, फिर आपने एआरडी के करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है, और लास्ट में जो जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स हैं वो आपने प्रिपेयर करने हैं। अब आप पूछोगे कि यहाँ पर टाइमलाइन कितनी होनी चाहिए, कितने मंथ्स का हमें करना है, तो देखो आप पहले 3 मंथ्स के ऊपर फोकस करो। अब 3 मंथ्स का यहाँ क्या मतलब है, अगर हम दिसंबर में एग्जाम की डेट लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 3 मंथ्स के जो करंट अफेयर्स हैं ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और मस्ट डू है। आप इन 3 को करो। अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, वैसे तो थोड़ा मुश्किल है टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन अगर ये तीनों मंथ्स आपके लिए कवर हो जाते हैं तो आप पीछे अगस्त तक भी जा सकते हो, ठीक है। एक अगस्त मंथ का आप और कवर कर लेना, लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में भी अराउंड 10 to 12 ऑफ दिसंबर तक का जो करंट अफेयर है वो आपको कवर करना है, ठीक है। ये आपकी टाइमलाइन रहेगी और ये आपके प्रायोरिटी एरियाज हैं जो आपको कवर करने हैं: गवर्नमेंट स्कीम्स, ईएसआई करंट अफेयर्स, एआरडी करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस। अब आप पूछोगे कि मैम जो जनरल अवेयरनेस है उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो देखो, अगर हम 2024 के जीए पेपर का एनालिसिस भी देखते हैं तो यहाँ पर चलो जीए के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए एंड दैट इज व्हाई मैंने इसको 4th प्रायोरिटी पे रखा है। लेकिन अगर आप बाकी के क्वेश्चंस को देखते हो तो गवर्नमेंट स्कीम्स के क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, ठीक है। ईएसआई के क्वेश्चंस हमें यहाँ पे देखने को मिले, तो देयर वर 4 क्वेश्चंस फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स, देयर वर अराउंड 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द ईएसआई करंट अफेयर्स पार्ट एंड देयर वाज 1 क्वेश्चन फ्रॉम द एआरडी करंट अफेयर्स ऑल्सो, ठीक है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये नबार्ड एनुअल रिपोर्ट का क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है। और ईएसआई करंट अफेयर्स के भी हमसे यहाँ पर 5 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए, ठीक है। सो 4 + 3 7 12 एंड 13, तो अराउंड 13 क्वेश्चन थे जो कि हमारे उसी प्रायोरिटी एरिया से कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑल्दो इसमें हमारा फाइनेंस करंट अफेयर्स छूट रहा है, स्टैटिक जीए छूट रहा है, बट स्टिल यू आर लाइक अगर आप इन 4 टॉपिक्स के ऊपर भी ध्यान देते हो, सो आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस यू कैन मैनेज टू सॉल्व अराउंड 13 क्वेश्चंस, सो दैट इज अ गुड नंबर फॉर अ पेपर लाइक जीए, ठीक है। तो जीए के पेपर में अगर आप 13 क्वेश्चंस को भी टारगेट कर पा रहे हो, सो दैट इज अ गुड इनफ नंबर, राइट। और हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि आपके पास टाइम लिमिट बहुत कम है, इसीलिए आपका जो करंट अफेयर्स का प्रायोरिटी एरिया है या जो प्रायोरिटी टाइमलाइन है वो यही रहेगी: ईएसआई के करंट अफेयर्स, सॉरी गवर्नमेंट स्कीम्स, ईएसआई करंट अफेयर्स, एआरडी करंट अफेयर्स, और इसके अंदर एआरडी की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी शामिल हैं, और उसके बाद में आएगा जनरल अवेयरनेस। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कवर योर करंट अफेयर्स पार्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ में हमने अपना ईएसआई देख लिया क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, एआरडी को देख लिया किस तरीके से पढ़ना है, और जनरल अवेयरनेस देख ली किस तरीके से पढ़ना है, और नॉन मेरिट सेक्शन हम पहले ही देख चुके थे, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी हमने पूरी देख ली। अब आप पूछोगे कि मैम फेज 1 की तो तैयारी हो गई, अब इस तैयारी से हम फेज 2 में कितना कुछ कर लेंगे, ठीक है। देखो, अगर मैं फेज 2 की बात करूं तो फेज 2 के अंदर हमसे 2 चीजें पूछी जाएंगी। यहाँ पर एक पेपर 1 होगा इंग्लिश का और दूसरा हमारा पेपर 2 होगा ईएसआई एआरडी का, ठीक है। ईएसआई के अंदर जो करंट अफेयर्स आपने प्रिपेयर करे हैं, ठीक है, और एआरडी के अंदर भी जो आपने फेज 1 के लिए प्रिपेयर किया है, ये आपका जो 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ठीक है, उसके अंदर एज इट इज काम आ जाएगा। उसके बाद में आता है 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर भी जो एआरडी वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका फॉर्डर मटेरियल आप ऑलरेडी बना चुके हो, ठीक है, तो वो फॉर्डर मटेरियल यहां पर आपका काम आ जाएगा। ईएसआई के अंदर भी यहां पर क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफी हद तक करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, तो ईएसआई का करंट अफेयर वाला पार्ट भी आपका साथ के साथ प्रिपेयर हो रहा है जब आप फेज 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो बेसिकली फेज 1 कंप्लीट होने के बाद आपके पास क्या होमवर्क रह जाएगा, आपको जो पेपर 1 है जनरल इंग्लिश का, उस पेपर के लिए एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, इन सब की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एंड सिंस यू आर वर्किंग, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑन योर पार्ट ऑल्सो कि लेटर, प्रेसी, ये सब चीजें आपके लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। कम्युनिकेशन इज समथिंग यू आर डूइंग ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है, तो वहां पर आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा पर आपका जनरल इंग्लिश का पेपर प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है पेपर 2। पेपर 2 के अंदर जो आपका 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है वो फेज 1 की तैयारी से प्रिपेयर हो रहा है। 50 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव है उसके अंदर 25 मार्क्स के लिए फॉर्डर मटेरियल आप अभी तैयार कर रहे हो, 25 मार्क्स के लिए भी जो करंट अफेयर्स है वो आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा ईएसआई का स्टैटिक पार्ट और आंसर राइटिंग, ये 2 चीजें हैं जो आपकी पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से रह जाएंगी। सो दिस इज व्हाट इज लेफ्ट फॉर यू टू डू आफ्टर योर फेज 1 इज ओवर, ठीक है। तो आई होप इतना तो आप मैनेज कर लोगे एक बार अगर आपका फेज 1 ओवर हो गया तो इसके साथ हमने क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है वो हमने सारा देख लिया। अब जल्दी से देख लेते हैं कि इस वक्त आपका एक टेंटेटिव शेड्यूल जो है वो किस तरीके का हो सकता है, ठीक है। अगर आप डेली 4 घंटे भी अपनी पढ़ाई में से अपने पूरे शेड्यूल में से निकाल पा रहे हो, ठीक है, और सैटरडेज एंड संडेज आपके फ्री हैं, तो दिस इज व्हाट योर शेड्यूल शुड लुक लाइक, ठीक है। एंड अगेन हियर आई एम एक्सपेक्टिंग एंड आई एम अज्यूमिंग एंड
अगेन आई एम रिपीटिंग, आई डोंट नो हाउ गुड माई अजम्पशन इज, लेकिन मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश जो आपका नॉन मेरिट वाला पार्ट है वो यहाँ पर बहुत से वर्किंग एस्पिरेंट्स का अच्छा होगा। तो उसी के बेसिस पे मैंने ये बात बताई है कि आप अपने पूरे दिन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 ऑफ 2 आवर्स ईच, ठीक है। और इसके अंदर आप जो नवंबर वाला पार्ट है, ठीक है, नवंबर में एक शेड्यूल के अंदर आप अपना करंट अफेयर्स, एक स्लॉट के अंदर, सॉरी, एक स्लॉट के अंदर आप अपना करंट अफेयर्स करो सितंबर और अक्टूबर मंथ का, दूसरे स्लॉट के अंदर अपना एआरडी का जो पार्ट है वो कंप्लीट करो। सैटरडेज एंड संडेज को जब आपको टाइम मिल रहा है, रिवीजन और मॉक टेस्ट करो। सिमिलरली जो दिसंबर का टाइम है उसके अंदर आप नवंबर के करंट अफेयर्स प्लस जो हमें 10th और 12th ऑफ दिसंबर तक के करंट अफेयर्स करने हैं उसको आप कंप्लीट करो। एआरडी के जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो कवर करो, बट 10th ऑफ दिसंबर तक एआरडी खत्म करने का अपना टारगेट लेना। उसके बाद में सारा टाइम जो है वो रिविजन्स और मॉक टेस्ट पे जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी पूरी स्ट्रैटेजी की बात हो गई, ठीक है। बट देर इज वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, दैट इट इज ईजियर सेड देन डन। ये कहना बहुत आसान है कि ऐसे पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, और आपको भी सुन के लग रहा होगा हाँ हाँ बहुत ही आसान है ये तो, पर ट्रस्ट मी, कोई हलवा नहीं है ये एग्जाम। इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू, चीजें बहुत मुश्किल होंगी, कम टाइम है और करंट अफेयर्स तो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो चीजें जो है वो मुश्किल होंगी यहाँ पर आपके लिए, बट ऑल आई कैन से इज दैट इफ यू रियली वांट टू अपग्रेड योर जॉब, या फिर आप एक और अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हो, सो दिस अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क इज समथिंग विच यू हैव टू पुट इन एंड विच यू आर supposed to put in, ठीक है। On that note, let us end this session, and at the end of this session I just want to inform you that if you are interested in having any paid courses for your NABARD grade preparation, then then you can visit our EduTap website, that is edutab.in. Here we have dedicated courses for the NABARD grade examination, right? So the first course that we have is an 11-hour trial course. In this trial course we basically provide you the complete information of the exam. Also, if you want to test that what is the quality of deliverables that we provide in our other courses, then you can enroll in this 11-hour trial course. Apart from that, we have a gold course wherein we provide the phase 1, phase 2 and the interview guidance. Then we have the silver course wherein we provide the phase 2 and the interview guidance. And apart from that, if you are preparing on your own, then to test yourself, we have a phase 1 and phase 2 test series also. So these are the courses that are currently available on our website. On that note, I am ending this session here. Thank you so much and I wish you all the very best.